जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफ़ान हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफ़ान। आज हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 12 देखना है, जो कि सैलरी को डील करता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले सैलरी की डेफिनेशन के सैलरी का हेड क्या है। तो सैलरी की डेफिनेशन क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। दिस इज़ द फर्स्ट हेड और सोर्स ऑफ इनकम mentioned in section 11 of the income tax ordinance 2001. For purpose of understanding, it is necessary to distinguish the income from salary and income taxable under other head. ठीक हुआ। इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहला हेड ऑफ इनकम है। अब इसके कुछ फीचर्स होंगे, इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगे जिसकी मदद से आप समझ सकेंगे कि सैलरी की इनकम कौन सी है और अदर हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको इसके फीचर्स पता होने चाहिए सकते हैं। सबसे पहला फीचर क्या कह रहा है, द अमाउंट मस्ट बी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर, कि जो अमाउंट उसको रिसीव हो रही है वो उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से हो या कोई पास्ट एम्प्लॉयर से हो। प्रेजेंट तो पता चल रहा है कि जो भी जहाँ पे काम कर रहा है वो उसका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। तो पास्ट एम्प्लॉय से क्या मुराद, जहाँ पर वो पहले काम कर चुका है और वहाँ से अगर कोई रिटायरमेंट के तौर पे वो पेंशन ले रहा है तो वो भी सैलरी में इंक्लूड होगी। इट इज़ नेसेसरी दैट रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड एग्जिस्ट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के दोनों के दरमियान एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना बड़ा ज़रूरी है। आप किसी से कोई काम करवाते हैं, मतलब आपने कोई वायरिंग का काम करवाया या आपने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, तो आपने उसको पे किया, लेकिन वो आपका रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का नहीं होगा, क्योंकि आपने उससे कोई काम लिया है, आपने उसका परमानेंट उसके आप वो आपके एम्प्लॉई नहीं है। तो रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ सच अ रिलेशनशिप इज़ नॉट प्रेजेंट, द अमाउंट रिसीव्ड कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर दिस हेड। ठीक है, अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो फिर जो अमाउंट उसने रिसीव की है उसको आप टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी नहीं कर सकते। नंबर 2, इनकम इज़ पेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, पब्लिक बॉडी, एसोसिएशन और अ प्राइवेट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान। ये सारों से जो आपको एम्प्लॉय जो सैलरी मिलेगी, जो वो आपकी क्या कहलाएगी, सैलरी के हेड में चली जाएगी। जिस तरह अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो भी सैलरी है, लोकल अथॉरिटी है तो भी सैलरी, किसी कंपनी से, किसी पब्लिक बॉडी से सिर्फ और या किसी एओपी से या किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर से आप सैलरी ले रहे हैं तो वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपकी सैलरी के हेड में होगा अगर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो। इनकम रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इज़ नॉट टैक्स्ड अंडर सेक्शन 12। जो आप फॉरेन गवर्नमेंट से अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको कोई सैलरी पे कर रहे हैं, तो फिर वो आपका सैलरी के हेड में नहीं आएगा। नंबर 3, इनकम इज़ ड्यू टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग और आफ्टर सर्विस। इनकम इज़ ड्यू टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग और आफ्टर सर्विस। आपने काम किया आपके सर्विस के दौरान या सर्विस ख़त्म होने के बाद आपने कुछ कमाया और आपको मिला नहीं है, तो वो भी आपका सैलरी की हेड में ट्रीट होगा। इट मीन्स दैट पेंशन पेड बाय पास्ट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आफ्टर सर्विस इज़ इंक्लूडेड इन सैलरी। वही देखें, पेंशन वाली बात आ गई। अगर आप पेंशन रिसीव कर रहे हैं तो वो भी आपका सैलरी के हेड में ही जाएगा, टैक्सेबल होगी। अगर उसकी लिमिट जो है ना वो टैक्सेबल है, वो आगे जाके देखें। नंबर 4, एम्प्लॉय इन केस ऑफ कंपनी इंक्लूड्स द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और एन एजेंट ऑफ द कंपनी। अगर कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का तो वो भी जो उनसे रेम्यूनरेशन ले रहा है अपनी कंपनी से या किसी कंपनी से, तो वो भी सैलरी के हेड में ही आएगा। नंबर 5, सैलरी अर्नड इज़ टैक्सेबल वेदर रिसीव्ड और नॉट। होता ये है कि मंथ के एंड पे आपको जो है ना सैलरी, पूरा महीना गुजरने के बाद आपको अगले महीने जाके सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट में तो स्टार्ट में ही मिल जाती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 5 तारीख 10 तारीख को अगले महीने की जाके पिछले महीने की सैलरी मिलती है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे आप महीना गुजरने के बाद अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, आप कह रहे हैं यार अभी सैलरी तो मुझे मिली नहीं है पिछले महीने की, तो मैं अपनी अकाउंट्स में क्यों शामिल करूं, तो नहीं, आपको वो उस पिछले महीने की सैलरी आपको शामिल करनी पड़ेगी जो आप कमा चुके हैं। इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो आपके अकाउंट में या आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई। टैक्स ये अकाउंटिंग यही कहती है
कि आपने एक दफ़ा सर्विस प्रोवाइड कर दी, डी आपकी सैलरी ड्यू हो गई आपके ऑनर पर, आप तो वो आपको अपने इनकम में शामिल करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं कि जो सैलरी इनकम को समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है। वो क्या है वो देखते हैं। तो उसमें आता है स्कोप ऑफ सैलरी इनकम, कि सैलरी इनकम का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें और भी समाई जा सकती हैं। जैसा कि पहली चीज़ कौन सी आ रही है, सैलरी एंड वेजेस। अब सैलरी और वेजेस ये नाम तो मुख्तलिफ है, लेकिन ये दोनों ही एक ही हेड में ट्रीट किए जाएंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। उसके बाद नंबर 2 पे आ रहा है एन्युटी, पेंशन, ग्रेजुटी। ये तीनों भी अलग अलग नाम है, लेकिन ये हेड किस में ट्रीट होंगे, सैलरी के हेड में। फिर फ़ीस, कमीशन, अलाउंसेस, इसकी हम आगे जाके डिटेल देखेंगे कि कौन कौन सी फ़ीस, कौन सी कमीशन, कौन सा अलाउंस जो है ना वो टैक्सेबल है और कौन सा नहीं है। कमीशन तो ये भी हो सकती है, एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है तो वो कमीशन रिसीव कर रहा है, तो क्या वो भी सैलरी के हेड में होगी? नहीं। यही चीज़ हम आगे जाके देखेंगे। अगर उसका एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है तो फिर जो कमीशन उसको मिल रही है एम्प्लॉय को, वो अंडर द हेड ऑफ सैलरी ट्रीट होगी। नंबर 4 आ रहा है परक्विजिट्स। ये भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, कुछ सहूलियात हो जाती हैं, कोई यूटिलिटी आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको वो बेनिफिट मिलता है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी वेजेस। ठीक है, प्रॉफिट सैलरी के साथ आपको कुछ मिल रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन जो है ना वो हो जाता है आपका एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो भी आपको मिलता है, तो वो भी आपका सैलरी के हेड में जाएगा। नंबर 6 पे आ रहा है एम्प्लॉई शेयर स्कीम। ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में होता है, छोटी कंपनीज़ में ये नहीं होता। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का मतलब होता है कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन होता है, अगर वो कंपनी अपना टारगेट अचीव करती है कि जितना उन्होंने प्रॉफिट का टारगेट रखा होता है सालाना, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट आ जाता है उसको फिर वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज़ में कुछ परसेंटेज के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये स्कोप आ रहा है सैलरी के हेड में। अब इनको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। जैसे कि पहला हेड है सैलरी और वेजेस। सैलरी मींस फिक्स्ड वीकली और मंथली रिम्यूनरेशन। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि सैलरी का मतलब है कि एक तो फिक्स्ड होगी वो आपकी, फिर या तो आपको वीकली मिल रही होगी या तो मंथली आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रही होगी। जबकि वेजेस का इस तरह का नहीं है, वेजेस इसके ऑपोजिट है। वेजेस मींस अमाउंट्स अर्नड बाय लेबरर्स, आर्टिजन्स, नॉर्मली पेएबल ऑन ऑर्ली, डेली और पीस ऑफ वर्क बेसिस। ये 3 कंडीशंस बता दी कि या तो वो घंटों में अगर कोई चीज़ पे कर रहा है ऑनर, या डेली के हिसाब से पे कर रहा है, या किसी काम की बुनियाद पर वो आपको पे कर रहा है कि भाई ये काम करो और इतने पैसे मुझसे ले लो, तो वो भी क्या होगी, वेजेस हो जाएगी। जबकि सैलरी में ऐसा नहीं है, सैलरी फिक्स आपकी अमाउंट है। जैसे डायरेक्टर की सैलरी है या सेलिंग स्टाफ है उसकी सैलरी है, वो फिक्स है आपको, वो आप काम करें ना करें, कोई छुट्टी आ जाए, वो आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो ये हुआ डिफरेंस किसमें, सैलरी और वेजेस में। इसके अलावा आगे जो चीज़ें हैं उसको भी हम डिटेल से देखते हैं। एनविटी, एनविटी क्या होती है? एनविटी जैसे कि नाम से लग रहा है, एनुअल से निकला है ये नाम। एनविटी आर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर एनुअली। कोई ऐसी चीज़ जो आपको सालाना मिल रही हो वो आपकी एनविटी में कंसिडर हो जाएगी। मतलब सालाना आपको वो कह देता है जी आपने हमसे ये हाउस रेंट जो है ना, या कोई ऐसा आपको एक्सपेंस कह देता है जो आपने मंथली आपको नहीं मिलेगा, वो आपको साल बाद ही मिलेगा, तो वो आपकी एनविटी होगी। शर्त वही कि आपका एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना मस्ट है। अगर वो नहीं होगा तो वो आपको वो जो है ना सैलरी में नहीं कंसिडर होगा। उसके बाद फिर पेंशन आ जाती है। पेंशन मींस द अमाउंट रिसीव फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट। जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है ना आपको पेंशन मिलती रहती है, तो वो पेंशन भी क्या है, टैक्सेबल है। ग्रेजुटी इज़ अ लमसम अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर नॉर्मली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है तो फिर उसको कुछ जो है ना हैंडसम अमाउंट दी जाती है ताकि अपनी वो आगे की ज़िंदगी को आसानी से गुजार ले। तो वो उसी के पैसे जोड़े होते हैं जो उसको थोड़े थोड़े जुड़ रहे होते हैं, वो इकट्ठे करके उसको दे दिए जाते हैं, तो वो ग्रेजुटी कहलाती है। तो ग्रेजुटी भी क्या होगी, वो भी टैक्सेबल होगी उस साल जिस साल उसको वो रिसीव हो रही होगी। फ़ी क्या होती है? फ़ीस आर द अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। कोई काम वो परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉयर के लिए, तो वो भी क्या होगी, उसकी जो रिम्यूनरेशन उसको मिल रही है वो फ़ीस की हेड में चली जाएगी। सैलरी के अलावा कमीशन भी यही होती है। अगर सेल्समैन ज़्यादा जानते हैं कमीशन को, उनको क्या होता है कि आपको ये एरिया दे दिया जाता है सेलमैन को, भाई आपने इस एरिया में हमारी प्रोडक्ट को सेल करना है, आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, उसके अलावा जितने आप ऑर्डर टेक करेंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको कमीशन के तौर पे दिया जाएगा। तो वो भी रिम्यूनरेशन, वो भी कमीशन क्या होगी आपकी
टैक्सेबल होगी। परक्विजिट्स क्या होते हैं? परक्विजिट्स मीन्स फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि वो पेमेंट तो नहीं करते हैं, हाँ वो सहूलत ऐसी प्रोवाइड कर देते हैं कि जो कि बाज़ार से अगर हम लें तो वो हमें उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। जैसे हाउस की फैसिलिटी आपको दे दी, यूटिलिटी बिल्स की आपको फैसिलिटी दे दी, आपके बच्चों के एजुकेशन की फैसिलिटी दे दी, आपको कन्वेंस वगैरह की फैसिलिटी दे दी। इस तरह की कुछ वो फैसिलिटीज़ आपको जो प्रोवाइड करते हैं, वो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है जिस पे आपको वो अगर ना दे रहा होता ऑनर तो आपको ख़रीदनी पड़ती, तो वो वाली अमाउंट फिर आपकी सैलरी में इंक्लूड कर दी जाती है। सबसे पहली मिसाल क्या आ रही है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको दे दी, रिहाइश आपको दे दी है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दी, जाओ वो हमारे कॉलोनी बनी है वहाँ पे घर है वो आपका है जब तक आप हमारे एम्प्लॉई हैं। तो वो जो उसका रेंट होगा, अगर वो रेंट होगा तो वो आपको उसमें टैक्स में शामिल करना पड़ेगा उसकी अमाउंट। वैल्यू ऑफ एन अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एट कंसेशनल रेट। अगर कंसेशनल रेट पे आपको वो प्रोवाइड कर रहा है तो जो बचत आपकी हो रही है वो आपको सैलरी में जमा करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू इफेक्ट लाइफ इंश्योरेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक हो गया, इंश्योरेंस आपने करवाई हुई है, वो इंश्योरेंस आप नहीं पे कर रहे, आपका ऑनर पे कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो वो क्या होगी? वो भी जितनी अमाउंट पे कर रहा है वो आपको अपनी सैलरी में इंक्लूड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है अ डेट ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। आपने कोई कर्ज़ा लिया हुआ है, वो कर्ज़ा आपका ऑनर आपके बिहाफ पे कर देता है, तो उस साल वो जो आप पे करेगा वो भी आपकी सैलरी में इंक्लूड करना पड़ेगा। नंबर ई, वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आर ऑल परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक हो गया, अगर कन्वेंस प्रोवाइड की है उसकी भी जो वैल्यू होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी। वो ट्रीटमेंट इसका है वो आगे जाके हम देखेंगे कि कन्वेंस की कितनी वैल्यू जो है। गाड़ी तो होगी वो 10-20 लाख रुपए की गाड़ी है, तो क्या 10-20 लाख ही उस साल में डाल देना है? नहीं, उसका एक आगे प्रोसीजर दिया हुआ, उसके मुताबिक उसकी वैल्यू टैक्सेबल करनी है। नंबर एफ, सर्विस ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट्स। ये भी अगर आपको उन्होंने बंदे प्रोवाइड किए हुए हैं तो उनकी जो सैलरी बनती है वो आपको अपनी सैलरी में शामिल करनी पड़ेगी अगर वो ऑनर पे कर रहा है। उसके अलावा नंबर जी आ रहा है यूटिलिटी, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। अगर इस तरह की कोई फैसिलिटी जो इसका पेमेंट जो वो ऑनर कर रहा है, कंपनी की तरफ से पेमेंट हो रही है, तो फिर आप वो सारी पेमेंट अपनी एट द एंड सालाना सैलरी में ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा प्रॉफिट भी एम्प्लॉई अर्न करता है कि जो कि होगा प्रॉफिट, लेकिन वो इन द हेड ऑफ सैलरी ही ट्रीट होगा। अच्छा जी, तो वो कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं जो सैलरी में होंगे? सबसे पहला आ रहा है कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी बेस्ट मिसाल है गोल्डन हैंडशेक। आपने अपनी सर्विस टर्मिनेट कर दी उसके लिए, या एम्प्लॉयर ने आपको कह दिया कि अपनी सर्विस टर्मिनेट करें और ये कंपनसेशन ले लें, तो वो एक किस्म का आपको प्रॉफिट है, वो आपकी मंथली सैलरी नहीं होगी, तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी इनकम। नंबर बी पे आ रहा है कंपनसेशन ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनेशन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुछ टर्म्स चेंज हो गई हैं, मतलब या कोई एरिया चेंज हो गया, कोई भी ऐसी कंडीशन चेंज कर दी है और उस पर अगर एम्प्लॉई को कुछ बेनिफिट हो रहा है कुछ प्रॉफिट का, तो वो भी अंडर द हेड सैलरी में ट्रीट होगा। नंबर सी में आ रहा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दोनों की होती है, एम्प्लॉय की भी और एम्प्लॉयर की भी। सिर्फ वो अमाउंट आपने टैक्सेबल करनी है कि जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी टैक्सड है, उसको टैक्स नहीं करना। जो सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा प्रोविडेंट फंड में, जस्ट वही टैक्सेबल होगा। नंबर सी हो गया है। नंबर डी, ओवर टाइम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब आपने अपने एम्प्लॉयर से कुछ ओवर टाइम पेमेंट मिल रही है आपको, फैक्ट्रीज में ऐसा होता है ओवर टाइम लगाएं तो पर और वो आपको पेमेंट करते हैं, तो वो भी पेमेंट क्या होगी आपकी टैक्सेबल होगी। नंबर ई को ज़रा समझना है आपने। अलाउंसेज सच एज डीएनएस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस एट्सेट्रा received from employer but shall not include any allowance solely expended in the performance of employees duty of employment। तमाम अलाउंसेस आपके टैक्सेबल होंगे, लेकिन सिर्फ वो वाला अलाउंस टैक्सेबल नहीं होगा कि जो स्पेशली उस पर्सन को दिया जा रहा है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। जी, तो ये देखें एक्सप्लेनेशन में क्या दे रहा है हमें। For removal of doubt, it is clarified that allowance solely expended in the performance of employee's duty does not include
अलाउंस विच इज़ पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स्ड बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी। ऐसा अलाउंस जो किसी एक ख़ास को तो मिल रहा है अपने काम करने के, लेकिन अगर उसको वो मंथली मिल रहा है या उसकी कुछ सैलरी का परसेंटेज रेगुलरली उसको मिल रहा है तो फिर वो अलाउंस टैक्सेबल होगा। हाँ, कुछ ऐसा अलाउंस जो कभी कभार उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे उसको मिल जाता है वो टैक्सेबल नहीं होगा। जो अलाउंस रेगुलरली उसकी सैलरी में इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा वो टैक्सेबल स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 में क्या कंडीशन लगा रहा है, अलाउंस विच इज़ नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरीली और एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। कह रहा है एम्प्लॉयर के बिहाफ पे उसने कोई पे कर दिया अलाउंस तो वो भी अलाउंस टैक्सेबल नहीं होगा। अब आगे कुछ आ जाती है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कि उसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, या कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे हम मिसाल के तौर पे आपको कन्वेंस प्रोवाइड कर दी उसके टैक्सेशन कैसे होगी, आपको अकोमोडेशन रिहाइश प्रोवाइड कर दी उसकी अकोमोडेशन कैसे होगी आपको। अगर उसकी वैल्यू नहीं गिवन तो फिर कुछ स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले कह रहा है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी, अमाउंट फ्रॉम वेयर द सैलरी स्केल ऑफ एम्प्लॉय स्टार्ट। ये एक टाइम स्केल होता है, एक रेशो पहले से सेट कर दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो पता होगा कि जब हम आपको हायर करेंगे तो आपकी सैलरी स्टार्ट हम इधर से करेंगे, सालाना इसमें इतना इंक्रीमेंट करते रहेंगे और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी इतनी बेसिक सैलरी बन जाएगी अलाउंसेस के अलावा। ये टाइम स्केल जो होता है अलाउंस के अलावा बनाया जाता है, जो फिक्स होता है शुरू से, बाद में चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये पहले से ही तय होता है कि इतने सर्विस पे आपकी सैलरी इतनी होगी, इतनी सर्विस पे आपकी सैलरी इतनी होगी, उसको कहते हैं टाइम स्केल। और बेसिक सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी मीन्स द पे एंड अलाउंसेस पेएबल मंथली और अदरवाइज बट डज़ नॉट इंक्लूड, ये चीज़ें उसमें शामिल नहीं करनी। ठीक हो गया, बेसिक सैलरी में ये चीज़ें शामिल नहीं करनी। बेसिक सैलरी होती क्या है, बेसिक सैलरी उसी टाइम स्केल में से निकलती है कि जो बुनियादी तनख्वाह होती है अलाउंसेस के अलावा। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे अनलेस इट इज़ टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सुपर एनुएशन फंड, इसको रहने दें भी, ये काम नहीं आएगा। नंबर 2 में कह रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, स्पेशल अलाउंस, ये सारी चीज़ें सैलरी में शामिल नहीं करनी, ये सैलरी से अलग हैं। अब सैलरी में क्या क्या शामिल करना है आपने, कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए आपको सारे अलाउंसेस जो हमने पढ़े हैं वो इसमें शामिल करने पड़ेंगे। जमा कर देंगे तो आपके पास सैलरी की इनकम आ जाएगी। तो क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स अलाउंसेस एंड बेनिफिट ऑफ सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, ओवरसीज अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, बोनस एंड कमीशन। सैलरी में ये चीज़ें शामिल होंगी, बेसिक सैलरी, उसका ओवरसीज़ अलाउंस। ओवरसीज़ क्या होता है, अगर आप दूसरे डिप्लोमेटिक हैं हमारे कंट्री के, दूसरे मुल्क में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपके ओवरसीज़ अलाउंस हैं। डियरनेस अलाउंस, कुछ आपने अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं आप, तो उसकी बिना पर आपको जो परमानेंट डियरनेस अलाउंस मिल रहा है वो भी शामिल होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जो आपके रिहाइश के अलाउंस हैं, बोनस, कमीशन, ये सारी चीज़ें आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगी। जो चीज़ नहीं ऐड होगी वो क्या लिखा हुआ, डज़ नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये भी आगे जाके देखेंगे ये क्या होता है। जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा होगा आपके लिए वो वाला इसमें आपकी सैलरी में शामिल नहीं होगा। अब आ जाते हैं उन फैसिलिटीज़ की कैलकुलेशन करने जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, उसकी कैलकुलेशन हमने कैसे करनी होती है। सबसे पहले फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है, द फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल अंडर द फॉलोइंग मैनर्स। फर्स्ट फैसिलिटी दैट इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या, रिहाइश प्रोवाइड कर रहा है। हाउस रेंट अलाउंस, सबसे पहला हाउस रेंट अलाउंस अगर वो पे कर रहा है तो इफ़ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड एन अकोमोडेशन अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस द होल अमाउंट सो रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल। सिंपल, जितना हाउस रेंट अलाउंस उसको मिल रहा है, हाउस की फैसिलिटी नहीं दी, हाउस रेंट अलाउंस वो दे रहा है, परमानेंट दे रहा है, तो वो जितनी अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा जी, अब फैसिलिटी अगर वो प्रोवाइड कर दे, अगर वो हाउस रेंट अलाउंस ना दे, वो कि जी मैं आपको फैसिलिटी दे देता हूँ, हाउस रेंट अलाउंस में नहीं पे करता,
तो फिर हम उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इफ़ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड अ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, जैसा भी घर उसको दे दे अपने एम्प्लॉय को, द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय as the value of these perquisites. Number 1, the amount that would have been paid by employer in case such accommodation was not provided. जितनी भी अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी। अगर एम्प्लॉयर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि एम्प्लॉयर कितनी अमाउंट पे कर रहा है अकोमोडेशन फैसिलिटी की, तो फिर हम क्या अमाउंट लेंगे, फिर 45% ऑफ द मिनिमम of time scale of the basic salary, minimum time scale of the basic salary, whichever of one or two is higher. दो कैलकुलेशनें करनी, ये आगे जाके हम इसका पूरा ट्रीटमेंट देखते हैं अभी कि एक तो अगर अमाउंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, जितनी पे कर रहा है वो सारी की सारी टैक्सेबल, फिर तो कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसका कंपैरिजन हम करेंगे किससे, 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि ये मिनिमम टाइम स्केल है एम्प्लॉय का, ठीक हो गया। अगर वो नहीं होगा तो फिर बेसिक सैलरी का हम 45% ले लेंगे। अव्वल तो वो गिवन होगा, उसका हम 45% निकालेंगे और देखेंगे 1 ज़्यादा बन रहा है या जो 45% 2 है वो ज़्यादा बन रहा है। जो ज़्यादा होगा वो हम उसकी सैलरी इनकम में ऐड कर देंगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू के लिए। जी, तीसरी टाइप आती है, ये हमने पढ़ ली, हाउस रेंट अलाउंस अगर वो दे रहा है, ठीक हो गया। उसके अलावा दूसरी टाइप हमने पढ़ ली अकोमोडेशन फैसिलिटी अगर वो प्रोवाइड कर रहा है बिग सिटीज़ में, इसको कहते हैं बिग सिटी अलाउंस 45% का। अब अगर वो हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है ऐसा एरिया जहाँ पर जो छोटा एरिया अर्बन टाइप एरिया बिग सिटी नहीं है, तो फिर उसका क्या करेंगे, उसको 30% लगेगा। सेम वही प्रोसीजर होगा, कहता क्या है, इन एरियाज़ अदर देन बिग सिटीज़ द हाउस अलाउंस एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इज़ 30% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। इन सच एरियाज़ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। नंबर 1, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले नंबर 1 कैलकुलेट करना है, द अमाउंट व्हाट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर इन केस सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड ना की जाए फिर वो कितना पे कर सकता है या कितना पे करना चाहेगा, वो वाली अमाउंट हम देखेंगे सालाना। उसके बाद देखेंगे 30% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 30% देखेंगे, जो उसमें से हायर होगा वो एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में ना ये गिवन होगा पहले से कि ये क्वेश्चन जो है बिग सिटी वाला है या स्मॉल सिटी वाला है, उस हिसाब से आपने परसेंटेज लगा देनी है दोनों के ऊपर। जी, तो हमने अब तक जितना पढ़ा है अकोमोडेशन वाला, उसमें ये देखें अब उसमें कंप्लीट एक कम्प्रीहेंसिव इसका न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में क्या कहता है, मिस्टर शबीर इज़ वर्किंग इन द स्केल ऑफ 25,000-10,000 इंक्रीमेंट और 35,000 उसकी लास्ट पे स्केल। ये लिखा है टाइम स्केल। टाइम स्केल का मतलब क्या हुआ कि जो 25,000 से हम उसकी सैलरी स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉय की, 1,000 उसका एनुअल इंक्रीमेंट होता जाएगा और 35,000 उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या जब तक ये टाइम स्केल बनाया गया है, ये 35,000 उसकी लास्ट पे होगी बेसिक पे अलाउंसेस के अलावा। इसको कहते हैं टाइम स्केल, ठीक हो गया। एट प्रेजेंट हिज बेसिक सैलरी इज़ 30,000। ड्यूरिंग 2021 मिस्टर फैसल वाज प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। ही वाज एंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन अलाउंस ऑफ 15,000 पर मंथ। हाँ जी, उसको 15,000 रुपये पर मंथ मिलना था अगर वो रेंट फ्री अकोमोडेशन ना लेता तो। अब आप उसकी सैलरी कैलकुलेट करके बताएं कितनी उसकी सैलरी बनेगी। सबसे पहले देखें क्या किया, बेसिक सैलरी उसकी 30,000 पर मंथ है, वो हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल बेसिक सैलरी निकाल ली कि 3,60,000 उसकी बेसिक सैलरी है। फिर अब वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन ऑफ फैसिलिटी कैसे निकलेगा, हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें हमने निकालनी है, ए और बी। विच एवर इज़ हायर होगा, जो भी इसका हायर होगा वो वाला क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सबसे पहले अमाउंट रिसीवेबल इफ़ अकोमोडेशन वाज नॉट गिवन। अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर वो मतलब एम्प्लॉय नहीं लेता तो फिर उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 15,000 पर मंथ मिल रहे हैं। 15,000 को 12 से ज़रब दें तो कितना बन गया, 1,80,000। अगर वो हाउस नहीं लेता, जस्ट पैसे ले लेता है, फिर उसको 1,80,000 मिलेगा। अगर वो अब हमने देखना है कि बनता कितना था इसका, ठीक है। अगर वो उसने फैसिलिटी हाउस की प्रोवाइड कर ली है तो कितना उसको हमने चार्ज करना है, 45% ऑफ बेसिक सैलरी।
ठीक है। 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल क्या है इसका? 25,000। 30,000 आप बेसिक नहीं लेनी उसकी, उसका मिनिमम टाइम स्केल गिवन है, हमें वो लेंगे। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? उसका हमने 45% ले लिया। ठीक है, वो बनता है 1,35,000। दोनों में से हायर कौन सा हुआ? जो असल में एम्प्लॉय उसको दे रहा है, 1,80,000। तो 1,80,000 हम उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे, तो ये उसकी क्या बन जाएगी? टोटल। जी दोस्तों, आज की वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।